मेरे प्यारे बच्चे, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको साइंस विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। तो साइंस में आप जानते होंगे कि इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। एक कौन सा? एक होता है फिजिक्स, ठीक है, और दूसरा नंबर केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा नंबर केमिस्ट्री और तीसरा नंबर में बायोलॉजी, या इसको शॉर्ट में हम लोग बायो भी कह सकते हैं। तो साइंस ये 3 चीज़ों से मिली, फिजिक्स भी पढ़ना होगा आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, तो बायोलॉजी। आज मैं आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी। क्या होता है फिजिक्स का हिंदी? भौतिकी। तो भौतिकी का अगर पिता को पूछे तो कौन है? तो आइंस्टीन। बोलेगा हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स? तो बोलेंगे न्यूटन। सॉरी, पहले अगर 19वीं सदी के पहले पूछेगा तो न्यूटन, अगर 19वीं सदी के आफ्टर पूछेगा तो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक फार्मूला दिया था E = mc² और रिलेटिविटी ये सब के बारे में बताया था। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइए हम लोग पहला कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो फिजिक्स है, ये हमारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। तो आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, इससे पहले हम लोग समझ जाएंगे प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या देखते हैं? वस्तु देखते हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। तो इसके अनुपस्थिति में वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश की अगर परिभाषा पूछिएगा कोई, बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, ठीक है। देखिए, तो प्रकाश को सर्वप्रथम एक रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था। तो प्रकाश हम लोग अब इसी तरह से अगर प्रकाश को बांटेंगे तो प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, 2 प्रकार को इसके करेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ठीक है। 3 नहीं होता है, 2। पहला प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, अंग्रेजी में लुमिनियस ऑब्जेक्ट या बॉडीज भी कह सकते हैं, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से इसको समझिए। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त, ठीक है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित न करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। अब तो बताइए तो थोड़ा सा, तो हमारा जो मून है तो ये क्या है? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? अगर कोई बच्चे इसको बोलेंगे इसके पास तो सर जी अपना प्रकाश है, ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं इसलिए हमारा प्रदीप्त हुआ। नहीं, ये लॉजिक गलत है, क्योंकि ये जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद तब उसके बाद चमकता है, क्योंकि इस चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तु हो गया, ठीक है। और सूर्य हमारा प्रदीप्त हो गया। मोमबत्ती ये सब क्या है? टॉर्च, ये सब हमारा क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करेंगे उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगे उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझे प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। प्रकाश का किरण पुंज क्या है? देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे?
प्रकाश का किरण पुंज। तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी में ध्यान से देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, प्रकाश के किरण पुंज के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए, अब बिहार बोर्ड एक बार पूछा था, पर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है कि प्रकाश चलती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में सरल, तो प्रकाश जब भी चलती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, मतलब हमेशा सरल रेखा में चलती है। तो कोई पूछेगा प्रकाश कैसे चलती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, या इसके जगह रह सकता है क्या हमारा, सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, और समांतर किरण पुंज। कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं, 3 प्रकार के। कौन सा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो ध्यान से देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है हमारा। तो पहला नंबर अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज आप लोग लिख लीजिएगा, किरण पुंज। और दूसरा नंबर में अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होगा, समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, देखिए, जैसे ये एक बिंदु स्रोत है, अगर इससे प्रकाश हम लोग का क्या होगा, निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश क्या होगा, निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, तो इसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो देखिए, ये हमारा एक सोर्स है, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब इस तरह से फैल रहा है, तो ये हमारा क्या हो, किसका चित्र हो गया, ये अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत पर आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। मतलब देखिए, ये हमारा एक बिंदु स्रोत है, मतलब यहाँ ये प्रकाश की किरण ये किसी ये बिंदु पर आ रही है, ठीक है, ये निकल नहीं रही है, आ रही है, तो इस तरह का तीर का एरो दे देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या गई किसी बिंदु पर आ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज, तो वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, इस तरह से, ठीक है, तो वह किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। फिर से समझिए, अपसारी किरण पुंज क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, वह किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होता है, वो फैलती जाती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर आती हुई मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। और जो एक दूसरे के समांतर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। चलिए, अब हम लोग इसका मुख्य प्रश्न पढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। तो प्रकाश का परावर्तन, कोई बोलेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, जब तक कोई प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकेंगे, ठीक है, इसलिए लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जरूरी है। अब बोलिएगा कैसे, कैसे इसके बिना हम लोग नहीं अगर किसी, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, तो इस पे ये प्रकाश पड़ता है, तो ये यहाँ से टकरा कर, फिर देखिए, अगर हम लोग कोई बॉडी है, मतलब मान लीजिए हम लोग कोई यहाँ पे खड़े हैं, तो ये प्रकाश हमारे इधर से हुआ, यहाँ से टकराया, फिर हमारे आँखों पे आया, यही हमारा क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से गया, फिर किसी वस्तु से टकरा के, तो तीनों उसी दिशा में जो लौट जाता,
तो हम लोग फिर उसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, विजुअल कर मतलब देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, तो इसका परिभाषा अगर लिखेंगे, बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कैसे, फिर से समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कैसे, देखिए ये प्रकाश का किरण आया, ठीक है, चाप, तो ये आप कोई मान लीजिए कोई सतह होगा, तो यहाँ पे हम लोग का प्रकाश टकराया, फिर ये टकरा कर पुनः इसी दिशा में वापस आ जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। तो ये कोई सतह होगा, यहाँ से टकराया, देखिए ये किरण आया, ये टकराया और पुनः इसी दिशा में। अब इसके बाद बहुत ही जो 2 अंक के प्रश्न में पूछता है बिहार बोर्ड, और ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, या ये कितने होते परिभाषित कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो आपको 2 अंक मिल सकता है। तो ये 2 अंक में रहेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, कौन कौन, तो अब हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कौन कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपतित किरण, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा चित्र ड्रॉ करके दिखा, ये देखिए मान ले कोई सतह है, ठीक है, इसको रजित कर दिए, मैं रंगा दिए। अब अगर रजित नहीं कीजिएगा तो लाइट का अगर इधर से मारिएगा तो इधर से पूरा तो आ गया, तो टकराया तो नहीं ना, तो इसलिए इसको रंगाया, रजित कर दी। ये कोई किरण आया, ठीक है, सतह से टकराया, अब पुनः क्या हो गया, इसी दिशा में वापस लौट गया, ठीक है। जब अब एग्जाम में आप, और ये अभिलंब है, ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोण आई और ये कोण आर। तो देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। अब तल के जगह कहीं आपको समतल भी मिले, एक ही तल में है। तो पहला नंबर का हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। आने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा किस तरह से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, ठीक है, और ये होगा परावर्तित किरण, ठीक है, और ये हमारा डाला गया अभिलंब, ठीक है, और ये हो गया हमारा तल या समतल सतह बोल सकते हैं, सतह, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो आने वाला किरण, ये हम इसका कौन कौन हो गया आई, और ये वाला कौन हो गया हमारा आर। तो दूसरा नंबर पॉइंट बनता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज का मतलब अर्थात
कोण आई बराबर कोण आर। तो ध्यान से समझिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव को दर्शाएगा। तो बोलेगा कोण आई किसके बराबर होता है, तो कोण आर के। ठीक है, जब तो बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। ठीक है जी, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हम लोग सीख गए। तो अभी बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2, बताइए, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नंबर, जहाँ भी देखिएगा 2 हम लोग क्या कर देंगे, मार देंगे। अब फिर से बताइए प्रकाश किस रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में क्या होता है, गमन करते हैं। प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन कर। अब किसी के मन में सवाल होगा कि सर जी आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसी जगह में आपतित किरण, आपतित किरण, देखो किसी सतह पर आने वाली किरण, जैसे ये मान लीजिए हमारा दीवार है या कोई सतह, यहाँ पे जो किरण आया, मतलब हम लोग मान लीजिए यहाँ से टॉर्च चलाए, तो यहाँ पर जो आया ये किरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, किसी बिंदु पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित। अब परावर्तित किरण, आने वाली किरण किसी बिंदु सतह से टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अब कोई बोलेगा आपतन कोण, अभिलंब क्या है। ठीक है, अभिलंब क्या है, तो देखिए समतल सतह पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। अब बचा ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण किससे सूचित किया जाता है, आई से, और इसको आर से। तो ध्यान से देखिए, तो ये आने वाला किरण है और ये टकरा कर जाने वाला किरण, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसके बीच में अभिलंब। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब हुआ। तो ये जो कोण बनाया, कोण आई और ये कोण आर, तो किसके किसके बीच बना, अभिलंब और किसके, आपतित किरण के बीच। आपतन कोण का परिभाषा क्या होगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। कैसे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसी तरह से परावर्तन कोण, तो देखिए परावर्तन कोण यहाँ बनेगा, तो बोलिए, तो परावर्तित किरण, ये वाले जाने वाले किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ठीक है, 1 नंबर फिक्स, ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, 1 2 3 4, तो कितना, 2 नियम होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन रूप से समझ में आया हो या मैं समझा पाया हूँगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या सीखेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं अब गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण का मतलब होता है आईना, मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, तो गोलीय दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो वह दर्पण जो किसी परावर्तक सतह वह दर्पण जो किसी
खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कौन सा जी, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और सेकेंड अवतल दर्पण। ठीक है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ। ठीक है, ये इसका केंद्र हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक भाग इधर भाग लगा दीजिए। ठीक है, अगर इसको इस तरह से काटते हैं और इस भाग को ऐसे कर दीजिए, क्योंकि 2 प्रकार के, एक उत्तल बनाना है और एक अवतल बनाना है। तो देखिए जिसका परावर्तक सतह, मतलब ये परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, मतलब इस तरह का, किस तरह का शेप, इस तरह का है। इसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का तो परावर्तक सतह क्या हो गया हमारा, उभरा हुआ हो। सॉरी, ये चित्र तो अवतल का हो गया, तो उत्तल का क्या होगा, ये वाला अंदर जो है ये हमारा उत्तल हो गया, और ये क्या हो गया, अवतल। कैसे, इस तरह से। अगर इधर से बनाएंगे तो ये परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, इसी को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण, वह दर्पण ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, दबा हुआ हो, उभरा नहीं हो। इसका क्या होता है, ये दबा हुआ होगा। देखिए इधर से, तो ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन सा, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण, एक बगल क्या होगा, उभरा हुआ होगा, और एक बगल क्या होगा, धंसाव। तो ये गोलीय दर्पण के ये मध्य बिंदु, मतलब ये जो केंद्र है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव। ठीक है, तो कौन सा गोलीय दर्पण हुआ, ये। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। कोई बोलेगा पोल किसे कहते हैं, व्हाट। ठीक है, पोल, पोल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ, ये इसका केंद्र, ये हमारा क्या हुआ, यही हुआ ध्रुव। अब देखिए इसके बीच से एक लाइन अगर इस तरह से खींचें, ठीक है, तो ये हमारा ध्रुव हुआ। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्रुव को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, अगर हम लोग किसका चित्र बनाए, अगर उत्तल का चित्र बनाएंगे तो उत्तल कैसा होगा, इस तरह से। इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। तो ये हमारा मान ध्रुव हो गया। तो ये हम यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता केंद्र। तो हो गया ये वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या हुआ, ध्रुव हुआ। तो देखिए ये जो केंद्र है, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए इसको,
गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। यहीं से हम लोग का दूरी नापा जाएगा ध्रुव और केंद्र से। तो ये हमारा क्या होगा, बोलिए वक्रता त्रिज्या। बोलेगा ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, आर से। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। अब इसी के बीच होता है हमारा फोकस। फोकस मतलब अब देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, देखिए ये ध्रुव हमारा ये हुआ, गोलीय नहीं बना, ये उत्तलम बना है इसलिए बता रहे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते, किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है जी, आप परिभाषा इस तरह से नोट कीजिए। कैसे नोट कीजिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी समझ गए। अब वो बोलेगा वक्रता त्रिज्या की जगह, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे एफ। ध्यान से देखिए ये बीच में है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक एफ हुआ तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा हमारा एफ, तो ये भी एफ। तो आर का मान कितना होगा बताइए, तो आर बराबर क्या होगा 2f। ठीक है, आर बराबर क्या होगा 2f। तो हम लोग कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक f और यहाँ से यहाँ तक भी f, क्योंकि इतना बराबर इतना है। तो ठीक है, क्योंकि दोनों को समान अनुपात में हम लोग भाग। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है, 2 गुनी। अगर इससे एक और रिलेशन बनेगा f बराबर r/2। तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधी है। तो कैसे, देखिए ये रिलेशन हम लोग का समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक हमारा फोकस दूरी हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 2r था, तो यहाँ क्या होगा r/2। चलो यहाँ से यहाँ अगर r है तो यहाँ क्या होगा, इसका आधा होगा, r का आधा होगा, तो इसलिए r/2। इससे हम लोग का एक क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा और इससे न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे। तो f बराबर क्या हो, फॉर्मूला है r/2, और r बराबर क्या फॉर्मूला हो गया 2f। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीख गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। तो परिभाषा आप लोग इसी तरह से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। तो उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है और अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। देखिए स्कूटर, बस और ये इसका साइड मिरर में होता है ना एक छोटा सा है ना, जो पीछे की वस्तु को हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग वहीं पे हम लोग का यूज क्या होता है, उत्तल दर्पण का। तो स्कूटर, मोटर, कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्कूटर, मोटर, कार के साइड मिरर में। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग देखिए जो डॉक्टर होता है दांत जो चेक करता है, अगर जब कहीं कभी आप जाइएगा उसके पास एक ऐसा ही यंत्र होता है जो नाक, कान, गले का जो ऊपर का ये ऊपरी हिस्सा जो जांच करता है, वो किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जब हजामती मतलब हमारी स्थानीय भाषा में जिसको हम लोग नाई कहते हैं,
तो नाई के पास जब हजामती बनाने के मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जाइएगा, वो भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा बनता है। और जब भी बनेगा उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा और उल्टा बनता है, इसीलिए उसका उपयोग हम लोग हजामती बनाने में किया जाता है। कौन कौन? तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर मोटर बस के साइड मिरर में, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर मोटर कार के बस के साइड मिरर में। साइड मिरर मतलब जो आईना रहता है, इस तरह का बाइक रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो आगे लगा रहता है ये शीशा, ये हमारा क्या हुआ? उत्तल दर्पण। अब देखिए और अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, तो डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले यंत्र कौन सा? नाक कान गले के जांच के लिए। उसके बाद टॉर्च में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सोलर लाइट में, ठीक है, और हजामती बनाने में, ठीक है। और गाड़ी जो है, गाड़ी के आगे जो ये हमारा लाइट होता है लगा हुआ, जिसको हम लोग हेड लाइट बोलते हैं, तो इसका उपयोग ये किससे बना होता है? ये भी हमारा अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। तो वाहनों के हेडलाइट में भी इसका किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। कोई बोलेगा हजामती बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बोल देंगे सीधे से अवतल दर्पण का। बोलेगा टॉर्च में, बोलेंगे अवतल दर्पण का, ठीक है, सोलर लाइट में। उसके बाद बोलेगा हजामती बनाने, ये तो हो गया। अब कोई बोलेगा मोटर बस के साइड मिरर में, तो साइड मिरर में क्या कौन सा होता है? तो उत्तल। और हेडलाइट में पूछेगा तो बोलेंगे अवतल। हेडलाइट में कौन? अवतल, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे आपको 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से समझिए, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग बोलेगा स्कूटर मोटर बस के साइड मिरर में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अवतल, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ? हजामती बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा नाक कान जो जांच करता है रोगियों का, उसमें, सौर भट्टियों में, ठीक है, तथा वाहनों के हेडलाइट में। तो आज का थ्योरी आज यही समाप्त हुआ, ठीक है। तो इससे संबंधित अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।